कर रहे हैं। आपका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। तो प्लीज जो भी लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, प्लीज आप लोग कर दीजिए, क्योंकि शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो आपका हिंदी का दिगंत बुक का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत, उसी को पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम यानी कि इसके रचनाकार का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे कि फोटो देख सकते हैं, ये आपका बाल कृष्ण भट्ट है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले कि बालकृष्ण भट्ट का पहले थोड़ा सा बायोग्राफी को देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा कि बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है वो एक निबंध है। बातचीत क्या है? वो एक निबंध है। जैसे आपको ऑप्शन में रहेगा बातचीत क्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको देना है कि बातचीत जो है वो एक निबंध है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं बातचीत कैसे करना चाहिए, किसके साथ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरा बायोग्राफी को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट, जो भी आपके दोस्त अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है, न्यू बैच अभी तक शुरू नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, उसको जल्द से जल्द तैयारी करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका बातचीत। बातचीत में हम लोग बातचीत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उस तरीके का बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वही है बातचीत का सबसे पहले रचनाकार, निबंधकार, या फिर कभी कभी दे देगा लेखक कौन है, तो उसका नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, यह जो है एक निबंध है। अगर आपको प्रश्न पूछे बातचीत क्या है, बातचीत एक निबंध है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेखक का परिचय यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। लेखक का नाम जैसे कि आपको पता है बालकृष्ण भट्ट। आपको सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म है वो कब हुआ था, तो 30 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914 को। तो ध्यान रखिएगा, जन्म जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म 30 जून 1844 को, और निधन जो है 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसका डेट को। तो जन्म कब हुआ था? 30 जून 1844, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। ठीक है, निवास स्थान यानी कि ये कहाँ रहते थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है ये रहते थे। ठीक है, माता का नाम क्या था? माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद। निवास स्थान कहाँ पर था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो एक व्यापारी थे और माता जो है एक सुसंस्कृत, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं जैसे कि गांव देहाती, एक प्रकार का जैसे गांव देहाती टाइप का। ठीक है, तो पिता जो है उसके तो बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, और माता जो है एक सुसंस्कृत थे, मतलब सुसंस्कृत मतलब कल्चरल महिला, जिन्होंने क्या किया, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए। ठीक है, तो उसकी जो माँ थी उसी ने जो है बालकृष्ण भट्ट के अंदर में पढ़ने की जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं लालसा जगाई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो है वो एक व्यापारी थे, नाम क्या था? बेनी प्रसाद, और माताजी का नाम क्या था? पार्वती देवी, जो कि एक क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है, निवास स्थान याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये सभी पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, यानी कि वो जो है प्रारंभ में स्कूल का अध्ययन किए थे। 1867 में जो है प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ठीक है, तो आपके जो बुक है दिगंत, उसमें जितना पॉइंट दिया हुआ आपको उतना ही पॉइंट पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे ज्यादा भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा के बारे में, तो प्रारंभ में जो है सभी स्टूडेंट की तरह वो भी जो है स्कूल का अध्ययन किए थे, और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की जो है वो परीक्षा भी दिए थे। ठीक है, चलिए अब वृत्ति यानी कि उसके कुछ कामकाज के बारे में देख लेते हैं। देखिए 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है पढ़ाए थे, यानी कि अध्यापन किए थे। कब से कब तक? 1869 से 1875, यानी कि लगभग 6 साल तक जो है वो प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किए थे? पढ़ाए थे, यानी कि अध्यापन थे, अध्यापक थे। ठीक है, टीचर थे। और 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन थे। ठीक है, तो देखिए 1869 से लेकर के 75 तक जो है वो प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या थे? अध्यापन थे। और वहीं पे 1885 में वो जो है प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का जो है टीचर थे। ठीक है, और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त थे। कहां पर? कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है वो अध्यापक यानी कि टीचर की जो है बहाली हुई थी, नियुक्त हुए थे। किंतु उग्र स्वभाव के कारण जो है नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद से जो है लेखन का कार्य पर ही वो निर्भर हो गया। ठीक है, तो आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि वो जो है नौकरी एक प्रकार का कब छोड़ी थी, तो आपको बोलना 1888 में, क्योंकि 1888 में जब वो प्रयाग की काव्य पाठशाला इंटर कॉलेज में एक प्रकार का बहाली हुआ था, उसका जब ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसके बाद जो है उग्र स्वभाव के कारण जो है उसको फिर नौकरी छोड़नी पड़ी थी, और उसी के बाद से जो है वो अपने लेखक में यानी कि एक प्रकार का रचना करने में जो है एकदम निर्भर हो गए, उसी पर पूरा एकदम अपने आप का जीवन को
जो है निछावर कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, आप लोग देख लीजिए। अब एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा इसकी रचना, इसके जो है रचना के बारे में। ठीक है, रचना के बारे में पूछा जाता है और एक बायोग्राफी में डेट वगैरह पूछा जाता है। तो मैं भी आपको बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा जानते हैं रचनात्मक सक्रियता के बारे में। ठीक है, देखिए अगर आपको प्रश्न पूछे कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा ये जो है बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। ठीक है, तो प्रश्न आपको पूछा जाता है बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु युग के जो है बालकृष्ण भट्ट क्या थे, साहित्यकारों में से एक थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक थे। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ये आपका वीवीआई पॉइंट है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं रचनात्मक सक्रियता के बारे में। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धानी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, यानी कि शुरू किया। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। किसकी, तो यहाँ पर अगर आपको पूछे कि भट्ट जी जो है कब और किसकी जो है वो आलोचना किए थे, तो 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी, यानी कि एक प्रकार का डिस्कशन किए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में, जो कि आपका वीवीआई है, आपको पूछ देगा इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है या फिर कौन सी नहीं है, पूछ दिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। उनके प्रमुख रचनाएं में सबसे पहला जो उपन्यास है, उपन्यास में वो जो है कौन कौन सी चीजों को लिखा है, सबसे पहला आपका रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है, हो सके तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक दो बार दिमाग में मतलब कि उसको रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा ना आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का जो है उपन्यास में सबसे पहला क्या है, रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है 100 अजान एक सुजान, चौथा है गुप्त वैरी, पांचवा है आपका रसातल यात्रा, छठा है उचित दक्षिणा और सातवां है आपका हमारी घड़ी और आठवां है आपका सद्भाव का अभाव। ठीक है, वहीं पे अगर उनके प्रमुख नाटक के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो नाटक है वो है आपका पद्मावती, दूसरा है आपका किरातार्जुनीय वेणिस, दूसरा है किरातार्जुनीय, तीसरा है आपका वेणी संहार, चौथा है शिशुपाल वध, पांचवा है नल दमयंती एवं या फिर दमयंती स्वयंवर। ध्यान रखिएगा, नल दमयंती भी बोल सकते हैं या फिर दमयंती स्वयंवर। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका शिक्षादान और अगला है चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, विरहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी। ठीक है, और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोके और एक वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ठीक है, आपको यहाँ पर रटना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में बैठा देना है कि देखिए ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया। ठीक है, तो ये जो है उनके प्रमुख नाटक थे और ये उसका उपन्यास। अब हम लोग देखते हैं प्रहसन के बारे में। देखिए जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, तो ये जो है उसका प्रमुख प्रहसन था। ठीक है, तो प्रमुख प्रहसन में सबसे पहला क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। ठीक है, उसके बाद उसका निबंध, तो 1000 के आसपास निबंध है जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। तो निबंध के बारे में ये तो नहीं बताया कि निबंध कौन सा है, लेकिन हाँ 1000 से ज्यादा यानी कि 1000 के आसपास क्या है उसका निबंध लिखा हुआ है, लेकिन 100 से इसमें से जो है 1000 में से जो है 100 जो है निबंध उसका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो है आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया। आपको प्रश्न यहाँ से बहुत सारा बनता है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। बातचीत का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। 30 जून 1844 को एक बार आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। और निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है वो किसके रचनाकार है, बातचीत क्या है, एक निबंध है। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के साहित्यकारों में से एक था, भारतेंदु युग के, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिता जो है एक व्यापारी थे, माँ माँ का नाम क्या था, पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद। ये सभी चीजों को जो है आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपको जो है एक्सप्लेनेशन को पढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि हम लोग पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे, बातचीत दरअसल है क्या इस चैप्टर में देखेंगे। जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और हाँ प्लीज आपके जितने भी दोस्त हैं उसको बता दीजिएगा, तैयारी जो है शुरू हो चुका है, न्यू बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जल्द से जल्द आप लोग शेयर कर दें, क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो इसका पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी कि एक प्रकार का पूरा एक्सप्लेनेशन को करेंगे। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो वो शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बातचीत चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, बहुत ही मजे के साथ पढ़ेंगे। बस आप मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए और पूरा स्क्रीन पे आप लोग ध्यान देकर के फोकस देकर के रखिए। ठीक है, तो चलिए
बातचीत के बारे में ये तो आपको जानकारी मिल गया कि बातचीत के लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है, एक निबंध है। ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, बातचीत क्या है, आपको ऑप्शन में दे देगा निबंध, कहानी या फिर आपको एकांकी कुछ भी दे देगा, तो आपको क्या लगाना, निबंध लगाना। ठीक है, वैसे जो आपका अगला चैप्टर उसने कहा था वो क्या, तो वो एक कहानी है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें एक वाक शक्ति भी एक है। अब वाक शक्ति क्या होता है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, तो ये सभी लोग स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट तो जरूर करेगा कि जो हम लोगों को अधिक वरदान दिया है, तो उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा वरदान क्या है, वाक शक्ति। ठीक है, यदि मनुष्य की और इंद्रिया अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि मान लेते हैं अगर हम लोग अगर अभी जैसे बोलने के लिए नहीं जानते या फिर आप भी नहीं जानते, तो अभी क्या होता, हम लोग इशारा ऐसे में बात करते, जैसे कि ये यहाँ लाओ, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते, पता नहीं इशारा भी जो कैसे देते। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर हम लोगों में वाक शक्ति नहीं होती तो पता नहीं इस सृष्टि का, इस दुनिया का क्या होता। ठीक है, देखिए, वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने कोने में बैठा दिए गए होते। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यानी कि कवि बालकृष्ण भट्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं बोली नहीं होता, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज अनेक प्रकार शक्तियां, यानी कि ये बोली, यानी कि हम लोगों के अंदर वाक शक्ति का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि हम लोगों के अंदर जो बोलने का जो टैलेंट है, जो हम लोग बोलते हैं, उसी को वाक शक्ति के अंतर्गत रखते हैं। आगे अभी बहुत बड़ा डेफिनेशन है वाक शक्ति का, लेकिन आपको बेसिकली इतना ही समझना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कवि जो है बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों के अंदर वाक शक्ति ना होती तो पता नहीं इस सृष्टि का, इस दुनिया का क्या होता। हम लोग एक कोने में पड़े हुए रहते, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते, और जैसे कि अगर मान लेते हैं आप किसी से गुस्सा कर जाते हैं, तो गुस्सा का पहला दिन तो ठीक रहता है, दूसरा दिन ठीक रहता है, लेकिन 3 दिन 4 दिन बाद आप ही को बेकार लगने लगता है कि पता नहीं क्यों हम बेकार में झगड़ा किए, हमको बातचीत करना चाहिए था। या फिर आप कोई दोस्त से अगर नाराज हो गए तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज का हेजिटेशन होता है। तो आप मानो कि इस दुनिया में अगर कोई बातचीत नहीं करता तो दुनिया कैसा होता, थोड़ा सा आप आंख बंद करके सोच के देखिए। ठीक है, तो वही चीज जो है यहाँ पर कवि बालकृष्ण भट्ट जो है कहना चाहते हैं। ठीक है, सृष्टि का क्या हाल होता, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। यानी कि हम लोग जो है एक दूसरे का खुशी हो गया, हम लोग दुख सुख बांटते हैं, ये चीज को भी बिल्कुल नहीं बांट सकते। ठीक है, इन वाक शक्ति के अनेक फायदे में एक आपका है स्पीच, मतलब भाषण, वक्तृता और बातचीत दोनों है। एक आपका वाक शक्ति में एक सबसे ज्यादा जो फायदा वो क्या है, स्पीच है। हम लोग आगे समझते हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ लूल पीठ पर जा खड़ा हो और पुण्य वहन या फिर नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करवाए और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसे हम लोग करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी कि यहाँ पर कवि बालकृष्ण भट्ट जो है ये कहना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना स्पीच के बारे में, तो स्पीच का मतलब होता है भाषण। अब भाषण क्या होता है और बातचीत क्या होता है, ये दोनों चीज में हम लोगों को जो है डिफरेंस को समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप स्टेज में चढ़ गए तो आपको अपन स्पीच देना पड़ेगा, वहां बातचीत नहीं कर सकते हैं। आप मान लेते हैं आप स्टेज पे चढ़े, अब जो आपके सामने ऑडियंस बैठा हुआ, जो लोग बैठा हुआ, तो उसके सामने क्या आप बोलेंगे, अब भाई अपना नाम बताओ, हाँ भाई ये बोलो, दिस दैट, तो बातचीत वहां नहीं होगा। वहां क्या होगा, स्पीच होगा। वहां पर आपको जो है लेडीज जेंटलमैन, साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज जेंटलमैन, इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। एक प्रकार का आपको बोलते जाना पड़ेगा, बाकी लोग जो है आपके बातों को सुनेंगे, तो वो हो गया स्पीच। लेकिन वहां पर रियल वाला बात नहीं हुआ। वहीं पे अगर हम दोनों, हम और मान लेते हैं आप, एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, तो हम आपसे बातचीत करेंगे, भाई और सुनाओ अब क्या कर रहे हो, तो आप भी बोलेंगे हाँ आप बताओ भाई बहुत सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ, तो ये हुआ बातचीत। ठीक है, तो वैसे कवि जो है बालकृष्ण भट्ट ये भी आपको एक पॉइंट बोलता है कि सबसे अच्छा जो बातचीत होता है वो दो आदमी के बीच होता है, दो आदमी के बीच सबसे अच्छा बातचीत होता है। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार का हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीच जो होता है उसका डेफिनेशन यही होता है। स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है कि वहां पर जो है अच्छी बातचीत नहीं होती, वहां पर क्या होता है, चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली होती है, यानी कि कोई कॉमेडी कर दिया, ठीक है,
ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग जब स्पीच देते हैं तो वहां पर कोई चुटकुली बात बोल देता है, कोई अच्छा बात बोल देता है, कोई देश के बारे में अच्छा बात को बोल देता है, तो वहां पर लोग जो है ताली उसके लिए जरूर बजाते हैं, लेकिन वो असल बातचीत जो है नहीं हुआ। ठीक है, कवि जो है इसी चीज को वहां पर बताना चाहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इसी हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य जो है सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। ठीक है, घरेलू बातचीत मन रंगाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के जो है खाती फिरती है। तो ठीक है, तो स्पीच का बेसिकली डिफिनेशन क्या हो गया, उद्देश्य जो है क्या हो गया कि सुनने वाले यानी कि जो ऑडियंस जो सामने सुनते हैं एक प्रकार का उसके अंदर जोश और उत्साह पैदा कर देता है। लेकिन घरेलू जो बातचीत है वो मन रंगाने का ढंग है। ठीक है, मन रमाने का जो है एक प्रकार का ढंग है, इस चीज को आपको समझना है। आगे हम लोग देखते हैं, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, तो कवि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जहां हम लोग को जीने के लिए, जिंदगी को मजेदार तरीके से बिताने के लिए खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का हर चीज जरूरी है, वैसे ही हम लोगों को जो है बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज यकीन नहीं हो रहा तो आप 2 दिन कमरे में बैठ जाइए, आपको दिखेगा दुनिया एकदम पूरा बोरिंग लगेगा। किसी को आदत होगी अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर बातचीत आप किसी से नहीं करेंगे तो आपको दुनिया जो है बोरिंग लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप दिन में अगर 1 घंटा आधा घंटा भी अपने दोस्तों से या फिर किसी से बातचीत करते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनाकर जो है बाहर निकल पड़ता है। ठीक है, चित्त जो है हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कवि बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर जी बोलते हैं। जी हाँ, खाने पीने के जैसा आपको बातचीत करना भी जरूरी है। जैसे हम लोगों के लिए हवा खाना पीना जरूरी है, वैसे बातचीत भी। अगर आप बातचीत थोड़ा सा भी कर लेते हो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि खाना पीना को भी कुछ देर के लिए भूल जाएंगे बातचीत की वजह से। ठीक है, लेकिन खाना पीना की वजह से बातचीत को आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखिए आजकल खाना पीना खाते समय भी लोग बातचीत करते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ हो तो 100% वहां पर बात होता ही है। ठीक है, तो जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है यानी कि आदत हो जाती है तो वो जो है इसके पीछे खाना पीना भी जो है छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। समझ गए? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। देखिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है लगभग कितने सालों तक जो है वो बंधुआ बन के थे, यानी कि कितने सालों तक वो लोगों से बातचीत नहीं किए थे, तो 16 वर्ष तक। ठीक है, क्या नाम था उसका? रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो रॉबिन्सन क्रूसो का जो किस्सा है आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो जो है 16 वर्ष तक जो है मनुष्य का मुख देखने को भी उसको नहीं मिला था, मुख देखने को भी नहीं। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर के जो है वो 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से जो है एक बात सुनी थी। किसके मुंह से? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है किसके मुख से 16 वर्ष के बाद या फिर पहली बार वो जो है एक बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुख से। तो एक यहाँ पर 2 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वीवीआई क्वेश्चन। सबसे पहला, रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक उसको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, और वो 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से जो है एक बात सुनी थी। प्रश्न पूछेगा किसके मुख से, तो आपको आंसर देना है फ्राइडे के मुख से। ठीक है, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। ठीक है, तो जब उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, लेकिन उस समय जब वो पहली बार फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था तो उस समय उसको ऐसा मजा आया मानो उसने जो है नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप कोई भी आदमी के अंदर अगर आप अच्छाई को बुराई को देखना चाहते हैं तो उससे आपको बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो ना आप उसके अच्छाई को जानेंगे ना बुराई को, ठीक है। बातचीत नहीं करने पर या तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वो जो कि मन, क्योंकि हम लोग का नजरिया से। लेकिन जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो 100% है कि आप उसको कभी भी सही से जान नहीं पाएंगे। वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण और दोष, यानी कि गुण भी और दोष भी, ये दोनों चीज का आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है, ठीक है। तो किसके अनुसार, यानी कि बेन जॉनसन जी का कहना है कि बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मेरी बातों को प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग चैटिंग इधर उधर का मत कीजिए प्लीज। चलिए, इस बातचीत की सीमा जो है 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं मीटिंग, जमात मतलब मीटिंग, ठीक है। जमात यानी कि मीटिंग या फिर सभा, एक प्रकार का सभा भी बोल सकते हैं, तो ना समझ ली जाए। यानी कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जो जमात है, जो मीटिंग है, जिसको हम लोग सभा बोलते हैं, ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि जो असल बातचीत है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो असल जो बातचीत है वो कितने व्यक्तियों के बीच होता है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है, 2 आदमियों के बीच। ये किसका कहना है? ये एडिसन का कहना है, ठीक है। और वहीं पे अगर 3 व्यक्ति आ जाएगा तो फिर वहां पर क्या होगा, किसी तीसरे के बारे में होगा या फिर किसी का मजाक बनेगा। लेकिन जो असल बातचीत है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही होता है, एडिसन के अनुसार। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। देखिए, तो असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल जो है एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई, ठीक है। जब 3 हुए तो वो 2 की बात, यानी कि जो दिल की बात वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड को लेकर के। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यानी कि सखा सखी जब बात करता है तो कितना एकदम पर्सनल चला जाता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई तीसरा आदमी एंट्री कर दे तो फिर सब कुछ खत्म, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कवि एडिसन जी जो है कहते हैं, ठीक है। चलिए, कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। देखिए, कहावत भी है, ये पे कहावत होगा यहाँ पर, कहावत भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी बनाने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि कोई बात अगर 6 कानों में पड़ जाती है, 6 कान का मतलब यानी कि 3 व्यक्ति, 6 कान हुआ ना, 2-2 करके कान, तो पड़ जाती है तो वो बात जो है दूसरे तक नहीं रहती है, वो तीसरे चौथे पांचवें पूरा बात जो है फैल जाती है। ये कहावत है, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन को पास पास में साट के रखे जाए तो जो है एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, ठंडा पानी को जब आप गर्म में मिलाएंगे तो जो ठंडा पानी है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, गर्म का जो गुण है वो ठंडा में आ गया, ठीक है। और वहीं पे जब ठंडा पानी को आप गर्म में मिलाए तो गर्म पानी का गुण जो है ठंडा में आ गया, लेकिन ठंडा पानी का भी गुण गर्म में गया। बोलेंगे कैसे? देखिए, पहले जितना दूध ज्यादा गर्म था तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म जो है कम हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि थोड़ा थोड़ा ठंडा का भी गुण गया, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास आप रख देंगे तो एक दूसरे का जो असर है एक दूसरे पर पड़ेगा, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। समझ गए? यानी कि जब आप कोई भी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर का जो गुण है वो आपके अंदर जाने लगेगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे आप मान लेते चाय पीने बैठे, आप अपने दोस्त के साथ आए, ठीक है। तो आपका जो दोस्त है वो किसी और एक आदमी को लेके आ गया, ठीक है, जो कि आपका दोस्त नहीं है, यानी कि आप लोग टोटल 3 व्यक्ति आ गए। तो वहां पर देखिएगा जो तीसरा व्यक्ति होगा जिसको आप नहीं जानते हैं, तब पर भी आपको लगेगा कि ये जो है आदमी है ऐसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, आपको ऐसा लगेगा। कैसे? वो एक दूसरे से बातचीत कर रहा नहीं भी कर रहा तो भी आपको थोड़ा बहुत गुण लगेगा। तो वही कवि का कहना है, बाल्किश भट्ट जी का कहना है कि बताओ अगर वो एक दूसरे के पास बैठा है तो इतना असर होता है, बताओ जब बातचीत करेगा तो बताओ कितना अधिक असर होगा, ठीक है। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, ठीक है। देखिए, अरस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब जो है अरस्तु इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीनों कोणों हैं और तीनों की, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुण
चुप गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वो मानो अंगूठी में नस सी जड़ जाती है। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुले की बात ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह जो है फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य से सुनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी, उसे हम सल्लाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। दो बुड्ढों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसे दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही मजेदार यहाँ पर कहानी। देखिए कवि बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं, इस चीज को आप समझिए थोड़ा। अच्छा, ये यहाँ पर जो है आपका अस्तु लिखा हुआ, सॉरी फॉर दैट, हम भी कहते कि यहाँ पर अरस्तु कहाँ से आ गया। तो देखिए कितना अच्छा चीज बोलता है कि जब तीन आदमी यहाँ पर होता है तो वहां पर एक दूसरे का इशारे पर बात होता है। यानी कि जब तीन लोग बैठे हुए होते हैं तो वह गुपचुप असर तो तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई है वो मानो अंगूठी में नग सी चढ़ गई हो। ठीक है, नग सी चढ़ जाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब तीन आदमी बैठते हैं तो वहां पर एक प्रकार का इशारे में बात होता है। अरे उसको कहो ना, जैसे आप तीन लोग होटल में बैठे तो अरे भाई उसको कहो ना खिलाने के लिए, चलो एक दो आदमी मिला लिया, उसको तीसरे को फंसा रहा है। ठीक है, तो तीनों में। लेकिन चार के बारे में जहां पर बातचीत हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है, बेतकल्लुफी, यानी कि खुले की बात, यानी कि एक दूसरे से खुल के जो है बिल्कुल भी बातचीत वहां पर नहीं करता है। जो कुछ भी बातचीत की जाएगा वो क्या होगा, एक फॉर्मेलिटी होगा। फॉर्मेलिटी का मतलब आप सिंपल सी समझ सकते हैं, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है औपचारिकता। यानी कि जो भी आप बात बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके बोलेंगे, खुल दिल से नहीं। यानी कि कुछ भी बोल दिया ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वही चीज को जो है यहाँ पर कवि मतलब कि लेखक जो है कहना चाहते हैं। और बूढ़ा के बारे में बताया जा रहा है कि जब आप बुढ़ापे के बीच में अगर बैठेंगे, यानी कि जब बूढ़े लोगों के दादा लोगों के बीच में बैठेंगे तो वो लोग क्या करता है, बाबा आदम जमाने के बारे में बातचीत तो करता है जिसमें से क्या होता है कि 4 सच होता है और 10 जो है झूठ होता है। ठीक है, तो वो बूढ़े लोग जो है क्या करते हैं, वो जमाने के बारे में बुढ़ों की बातचीत, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप लोग दो बुढ़ों की बातचीत को प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, वो बाबा आदम के जमाने की जो बात करते हैं, लेकिन उसमें से क्या होता है 10 झूठ होता है और 4 जो है सच होता है। ठीक है, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बात जाने पर भी अंत ना होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानी की निंदा उनकी बातचीत का जो है मुख्य प्रकरण होगा। आगे हम लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। अपने लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे नेस्त अक्खरपन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सुनी बात सुनने को कहे कभी भी भाग्य लड़ा है। आगे यहाँ पर आप लोग देखिए, दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपने बहुओं या बेटियों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादने का कोई ऐसा रमड़ सरा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े का जो दांत निकाल लड़ने लगेगी। यानी कि अगर आप दो बुढ़ियों की बातचीत को देखेंगे तो वो ज्यादातर बहू और बेटी वाली होती है। क्या होती है, बेटी। तो यहाँ पर वही कह रहा है कवि कि अगर वो बात बहू बेटी वाली हुई तो दोनों के बीच जो है शिकवा होगा, या फिर वो दोनों बिरादराने का कोई ऐसा रमड़ सरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में जो है खोड़े दांत निकाल मतलब कि लड़ने लगेंगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपने अपने तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, तो बूढ़े की बातचीत आपको समझ में आ गया। जब बूढ़े आपस में बातचीत करते हैं तो बाबा आदम की जमाने की बात करते हैं, जहां पर क्या होता है 10 मतलब कि 10 में से 6 झूठ होता है और 4 सच होता है। ठीक है, वही भी बुढ़ियों की अगर बात यहाँ की जाए तो क्या होता है, बहू बेटी वाली होती है। और बहू बेटी वाले अगर एक प्रकार का बोल सकते हैं तो अगर रमर सरा छेड़ बैठेगा तो वहां पर क्या होगा, एक प्रकार का लड़ने लगेगी, यानी कि दोनों के बीच मतभेद हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं पे अगर जवान आदमी की बात किया जाए, ठीक है, लड़कों की अगर बात की जाए, अगर वो खिलाड़ी हुए तो यहाँ पर कवि का क्या कहना है, लेखक का कहना है, अगर वो खिलाड़ी हुए तो वो अपने अपने तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, अब यहाँ पर लेखक का आगे कहना है बालकृष्ण भट्ट का, स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य जो है अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। यानी कि जो स्कूल में पढ़ते हैं तो वो क्या करता है कि अपने जो उसके सहपाठी जो उसके साथी होते हैं या तो उसका बुराई या उसका तारीफ करता है। अगर वो तेज हुआ, अगर वो लड़का तेज हुआ तो जो उसके कमजोर है उसका तारीफ करता है, अगर वो बुद्ध हुआ तो जो
उससे तेज है उसका क्या करता है, बुराई करता है, या फिर अपना उस्ताद और ये टीचर अच्छा नहीं है इसलिए मुझे सब्जेक्ट में कम नंबर आता है, वो टीचर अच्छा है, तो इस तरीके से जो है बातचीत करने लगता है। अगर यहाँ पर लड़कों की बात की जाए जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा, समझ रहे हैं। अगर पढ़ने में कोई लड़का अगर तेज अगर हुआ तो वो लड़का दूसरे को क्या करेगा, अपने सामने में कुछ नहीं गिनेगा, हम ही सब कुछ है, ठीक है। और वहीं पे अगर सुस्त और बोधा हुआ तो बोधा मतलब एक प्रकार का भद्दा, यानी कि एक प्रकार का कम थोड़ा सा याद वगैरह जिसको नहीं होता है, तो अगर सुस्त हुआ, लेजीनेस हुआ और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, ठीक है, यानी कि वो अपना स्कूल भर को क्या मानेगा, गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में पर मिलाप इत्यादि, ठीक है। तो राजकाज की बात हो गया, व्यापार संबंधी बिजनेस वगैरह बात हो गया, दो दोस्त हो गया उनके बीच का प्रेम आलाप यानी कि जो प्यार भरी बात होती है वो हो गया। तो इन प्रकार का बहुत सारा बातचीत का भी किस्में है, प्रकार है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतख ही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं, यानी कि लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी जो है बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर यूरोप के बारे में बात किया जा रहा है। यूरोप के लोगों में बातचीत जो करने का हुनर है वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग। हम लोग यहाँ पर समझते हैं, यह यूरोप लिखा हुआ, यूरोप यानी कि जो पश्चिमी कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है वो अलग है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, समझ रहे हैं। इसके पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विधन मंडली में है। एक प्रश्न यहाँ पर आपका बनता है कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो कहाँ के लोगों में पाया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन आपका बनता है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो ये जो है यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ऐसे चतुराई के पर्सन छिड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सिरहद गोष्ठी इसका नाम है। सिरहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर रसायनों अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेग ही नहीं, ठीक है। हम लोग समझते हैं फिर बाद में समझेंगे, पहले पढ़ते हैं। मुर्ग और बटेर की लड़कियों की झपटा झपट के समान उनकी निरस गांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायात के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ पर देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह के पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों के बीच दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उसने जीविका चलाने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो यूरोप के बारे में कहा जा रहा है कि वहां के लोग जो है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है। इस हद तक उन लोगों के अंदर टैलेंट भरा होता है कि बातचीत अगर 4 दोस्त मिलकर के बातचीत किया, तो एक कंपनी अगर शुरू किया 4 दोस्त मिलकर के, तो वो कंपनी इतना बाद में बड़ा हो जाता है कि वहां पर लाखों लोगों काम करते हैं और आमदनी जो है लाखों में करोड़ों में होती है। वही चीज जो है कवि बालकृष्ण भट्ट कहना चाहते हैं कि बताइए वहां के अंदर वहां आदमी के अंदर में कितना टैलेंट है, बोलने का शक्ति है कि एक कंपनी को शुरू किया और कोई भी लोग को अट्रैक्ट कर दिया। अब मान लेते हैं इंडिया में अगर एक गरीब आदमी कोई अगर दुकान भी खोलेगा तो वहां पर क्या होगा, उसको गिराने के लिए जो है पूरी दुनिया आ जाती है, यानी कि उसके मोहल्ले, या फिर अगर मान लेते हैं ये जो है कोई पकौड़ा का दुकान या फिर कोई चाय का दुकान खोल लिया, अगर इसका थोड़ा चलने लगा तो कल सामने में एक और दुकान कोई खोल देगा वही चाय का। अब बताओ वहां पर क्या होगा, बिक्री थोड़ा कम होगा ही। तो इस कदर यहाँ पर जलनशील होता है, ये होता है। लेकिन यूरोप के लोगों में ऐसा नहीं पाया जाता। वहां पर क्या होता है, अगर चाय का खुला तो उसका और भी लोग सपोर्ट करते जाता है। अब सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर की जो बोली देखी जाती है, यानी कि जो दुकानदार है वो कैसे बोलता होगा, यूरोप के लोग कैसे बोलते होंगे कि वो जो कंपनी है अगर 4 आदमी मिलकर खुला तो आज से 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद हजारों लोगों को वहां पर नौकरी देता है, वहां पर एक प्रकार का बोल सकते रोजगार देता है। और वहां पर जो है लोग जो है लाखों में
करोड़ों में आमदनी करते हैं, ठीक है। और वहां के लोगों में दिल बहला और ताजगी रहती है, जिसका मिठास जो है उससे 10 गुनी चढ़ी बड़ी है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। लेखक बालकृष्ण भट्ट जो है यही कहना चाहते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूर फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे का कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत हम लोग यही समझते हैं कि वह शक्ति अपने अंदर पैदा करो कि अपने आप बातचीत कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परम पचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो एक ऐसा चमनिस्तान, अच्छा चमनिस्तान का मतलब आपको यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा। चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे भागों में हरे भरे भागों का इलाका। क्या होता है? हरे भरे भागों का इलाका। चमनिस्तान का मतलब होता है हरे भरे बागों का इलाका, ठीक है। तो जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं। और जो एक जैसा हरे भरे भाग है, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम अलाप, मित्रों का जो बातचीत होता है, कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अयोग्य है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिन्हा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो करोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाले। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन अवक साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपन है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि अवाक शक्ति यानी कि अवाक रहना जो है एक प्रकार का बातचीत करने का यह साधन सबसे अच्छा मूल है, मतलब खुद से बात करना ये सबसे अच्छा तरीका बताया गया है, ठीक है। बातचीत जो है केवल सही बातचीत वो दो व्यक्तियों के बीच होता है। बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है खुद से बात करना, वाक शक्ति। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा चैप्टर का आपको मैंने एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरा थ्योरी को बताया, पूरा समझाया इसमें क्या था, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता वो भी बताया, ठीक है। 2-3 चीज मैंने आपको बताया कि देखिए कवि एडिशन जी क्या कहना चाहते हैं, असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, तीसरा व्यक्ति आए तो अगर बातचीत नहीं हुआ एक दूसरे का मजा बनता है, ठीक है। और रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो 16 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 16 वर्ष के बाद उसको जो है मनुष्य का मुख देखने को मिला था। और वो सबसे पहला जो बात सुनी थी वो किसके मुख से सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर भी बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने जो है इस चैप्टर का पूरा आपको बायोग्राफी को यानी कि पूरा एकदम थ्योरी को पढ़ाया, बायोग्राफी पढ़ाया, पूरा एक्सप्लेनेशन कराया। अब इसके बाद हम लोग जो है इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे यानी कि MCQ को करेंगे, जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। न्यू बैच जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज आप लोग कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको बताइए कि यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्द से जल्द ज्वाइन करें और जल्द से जल्द अपनी जो तैयारी है वो शुरू करें, ठीक है।